प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के चौथे सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करेंगे, और वो भी मैथ का। और यह पेपर सन 2023 में आपके परीक्षा में पूछा गया। इस पेपर के माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में प्रश्न पत्र 2023 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि समीकरण, और उससे पहले आपको देखना होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। एक बार पुनः मैं फिर से आपको बताना चाहूं कि आपके सेमेस्टर में प्रश्न जो आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। एक तो बहुविकल्पीय आता है जिसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है, तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न आता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास 5 होगी, जो 5 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है। और अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 6, ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। बस उसमें लिखना होता है, इसमें ऑप्शन टिक लगाना होता है। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, वे 7 प्रश्न आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो 7 दूनी 14 नंबर वहां से, और 6, 5, 11 नंबर यहां से, टोटल 25 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 13 नंबर पाना भी होता है। अगर 13 नंबर से ज्यादा पाते हैं, जितना ज्यादा पाते हैं उतना अच्छा आपके लिए होता है, आपके मार्कशीट के लिए। मार्कशीट की सुंदरता बढ़ जाती है कि हाँ, लड़का नंबर ज्यादा पाया है या बच्चा मेहनत कर रहा था, पढ़ रहा था। तो ध्यान रहे, आपको पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। चलिए हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या लिखना होता है भैया? बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना होगा। ठीक है ना? लिख लिया आपने बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद आपको लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा। ठीक है ना? बातें समझ गए ना? तो चलो, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपने देखा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमें लिखना है, और प्रश्नोत्तर संख्या 1 के बारे में जानना भी तो है। देखिए कहता क्या है कि समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x धन y बराबर 13 हो तो y का मान ज्ञात करो। वैसे इस प्रश्न में आपको ऑप्शन लिखना होता है, लेकिन मैं आपको हल करके समझा देता हूं। ध्यान दो, समझ लो, यहीं पर समझ लो, क्योंकि यहां पर एग्जाम नहीं है, यहां पर समझना आपको, यहां पर हल करना है। अब जैसे चलो चलते हैं। 3x बराबर आपको क्या दिया गया है? 3x बराबर दिया गया है, ध्यान रहे, 3x बराबर 4.5 दिया गया है। और फिर आपसे कह रहा है कि 4x धन y बराबर 13 दिया गया है। कितना दिया गया है? 13। कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो। तो ध्यान रहे, y का मान हम सभी लोग ज्ञात करते हैं। ध्यान दो, y का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। y का मान कैसे ज्ञात होगा? तो सबसे पहले देखो, 3 को डिवाइड कर देंगे। 3 को डिवाइड में लाएंगे तो x का मान आ जाएगा। 3 1 3, 1 4, 3 5 15, यानी 1.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाएगी। फिर चलते हैं, x का मान आ गया 1.5, x का मान यहां रख देंगे। 4 गुणे में 1.5 प्लस में y और बराबर में 13। 15 चौका 60, यानी 6.0 प्लस में y बराबर में 13। 6 प्लस है, 6 माइनस हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 13 माइनस 6 बराबर 7। यह y का मान होगा। और आपके ऑप्शन में 7 नहीं दिया है, तो ध्यान रहे, इस प्रश्न पर सबको नंबर मिलेगा। आप सबको नंबर 1 नंबर मिलने वाला, क्योंकि y का मान 7 है। y का मान 7 ऑप्शन में नहीं है।
दूसरा प्रश्न देखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न भैया? दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 0.00081 का घनमूल निकालना। घनमूल तो ध्यान रहे यहां पर 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, तो घनमूल निकालते समय 3 अंक पे दशमलव लगता है। लेकिन 81 किसी संख्या का घन है? 9 का घन, 9 का वर्ग 9 9 81, घन नहीं है ये किसी संख्या का घन नहीं है। अतः उत्तर क्या देंगे? इनमें से कोई नहीं। और आप अपनी कॉपी में लिखोगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न 2 का उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी इनका घनमूल कोई नहीं। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, आपको 5 तो केवल ऑप्शन लिखना है, क्योंकि आप हल करने बैठेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे आप, अगला छूट जाएगा सर। जैसा पेपर है उसी पेपर के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको 1 घंटे मैनेज करके दिया गया है। 1 घंटे के अंदर आपको पेपर देना है, इसलिए इनमें भी आपको व्याख्या नहीं करना है, सीधे केवल ऑप्शन लिखना। ऑप्शन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या यानी बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नंबर डी है। तीसरे का क्या लगाओगे उत्तर? देखो क्या क्या, बहुलक। बहुलक के बारे में कहा, तो ये बताओ बहुलक कितनी बार समझाया गया? बहुत बार समझाया गया। बहुलक मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई है, वही संख्या उस श्रेणी का बहुलक होता है। देखो यहां 12 1, 12 2, 12 3, 12 कितनी बार आया है? 3 बार है। 13 देख लेते हैं कितनी बार आया? 13 1 बार आया है और 1 बार और आया है, 2 बार 13 हो गया। 14 1 2 3 4, 14 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 14 4 बार आया। 10 देखते हैं तो 10 केवल 1 बार आया है। और देखें 18 तो केवल 18 1 बार आया है। 20 कितनी बार आया है? तो 20 भी 1 बार आया है। तो 14 सबसे ज्यादा बार आया है, 14 4 बार आया है। 14 4 बार आया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। दिए गए प्रश्न का, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर में बहुलक क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर सी यानी 14 भी लिखना। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे आपको हल करना पड़ेगा। हल करना मतलब लगाना पड़ेगा और लगाकर उत्तर देना पड़ेगा। कह रहा कि √2 + 1/√2, फिर √2 - 1/√2। वैसे तो इसको आप एक सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं। जो सूत्र क्या था? a - b इन ब्रैकेट में a + b वाला सूत्र लगा दे, a² - b²। इसका सूत्र क्या बनता है आपका? a² - b², यही तो सूत्र बनता है। अब देखो अगर ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि भैया √2 क्या दिया है? √2 - 1/√2, और यहां पर अगर √2 + 1/√2 दिया है तो इसका मतलब √2 का होल स्क्वायर और -1/√2 का होल स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो √2 - 1/√2, √2 + 1/√2 दिया है, यही दिया है, देख लो यही दिया है ना। तो ऐसे में लिख क्या सकते हो? लिख सकते हो √2, देखो √2 का वर्ग करोगे, वर्ग से वर्गमूल खत्म, वर्ग से वर्गमूल खत्म। 2 - 1/2, 2 दूनी 4 - 1, 3/2, यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर? यानी 3/2, 3/2, 3/2, जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा 3/2 वाला, वो सवाल का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर नंबर आप लगाओगे, उत्तर नंबर 3 लगाओगे, यानी 3/2 लगाओगे। अगला प्रश्न देखो, sin 60 - sin 30 का मान बताना। sin 60 बराबर होता है क्या? बता दो। √3/2 होता है sin 60 का मान। sin 60 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2। हर समान है, अंश जुड़ या घट जाएंगे तो अंश क्या हो जाएगा? √3 - 1/2, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन में नहीं दिया तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इस नंबर पर भी आपको सबको नंबर पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन यहां पर भी गलत दिया, नहीं दिया गया है। √3 - 1/2 यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना? क्लियर हो जाएगा ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। अति लघुत्तरीय प्रश्न, और आपको हेडिंग भी डाल लेना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हेडिंग भी डाल लेना है,
तब लिखना है, क्योंकि आपकी कॉपी में हेडिंग भी पढ़ना चाहिए। हेडिंग आपने डाल लिया होगा। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। अब आपको लिखना है बहुविकल्पी प्रश्न को हटाकर अब आपको लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना है? अति लघु, क्या लिखना भैया? अति लघु और उत्तरीय प्रश्न लिखना है। और प्रश्न संख्या आपको डालनी है 6। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया है? 243। क्या दिया गया है? 243 की घात 3/5 को सरल कीजिए। तो चलिए समझते हैं। 243 क्या लिखते हैं हम? 243 की घात में 3/5 को सरल करना है। तो देखिए समझिए, यहां पर 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। आपको पता होगा 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए 3 की घात क्या हो जाएगा? 5। और की घात में क्या है? 3/5। अब आपको पता है कि घात की घात गुणा होती है तो 3 की घात 5 से 5 कट जाएगा, या 5 गुणे 3/5 लिख कर आप समझ सकते हो कि 5 से 5 कट गया, रह गया क्या? 3 की घात 3 रह गया और आपको उत्तर हो जाएगा 3 की घात 3 बराबर 27। यह उत्तर होगा। देखिए आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में लिखना होता है और लिख कर दिखाना होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जरूरी नहीं है कि आप लिखें। लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा अगर समय है आपके पास, वरना आप समय बिल्कुल मत खर्च करिएगा, केवल आप लगाने पर विश्वास कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके पास अगला दिया है, कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों की सेमी में ऊंचाई निम्नवत है और इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। समझ गए ना? इनकी माध्यिका ज्ञात करना है और 9 विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थी। अब आपको पता है 9 विद्यार्थी हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका आपको बताया गया है कि माध्यिका बराबर, चलिए मैं लिखता हूं और लगाता हूं आपके सामने। देखिए 7वां प्रश्न आपका है, माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। यही तो है भैया। अब देखो यहाँ 9 पद थे तो 9 + 1/2 = 5, यानी 5वां पद। क्या ये समझ गए ना? 5वां पद। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि जो आंकड़े दिए गए इन्हें क्रम से भी सेट करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है? तो 143, 145। अब आपको वहां लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है 143। क्या लिखना है? 143, 145, ठीक है ना? 143, 45 हो गया, 43, 45, 48, 48, 51, 52, 53, 148, 51, 52, 53, 148, 151, 152, 153, ठीक है ना? आगे चलते हैं। 153, 55, 63, 69, 155, 163, 169। यह सवाल का आपका श्रृंखला हो गई। अब 5वां पद देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5वां। बात समझ गए? इधर से 1, 2, 3, 4, 5वां, किधर से भी चलेंगे 5वां आपको बताना है। अतः माध्यिका बराबर क्या होगा? 152 उत्तर हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया? 152 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा माध्यिका बराबर। क्या बातें समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न आपका रहा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला आप देखते हैं। कह रहा कि समीकरण, जो समीकरण आपके सामने दिया गया है, समीकरण x² प्लस में x माइनस में 12 को हल कीजिए। क्या क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए,
क्या क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 12 बराबर 0। इसे सरल करना। क्या क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसे सरल करना है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 12 बराबर में 0 लिखना है। यहाँ देखो 12 है तो भैया 4 तियां 12, 4 एक्स और 3 एक्स, 4 तियां 12 हो सकता कि नहीं हो सकता। इसे प्लस कर दे, इसे माइनस कर दे। तो देखिए गुणा करिए, 4 तियां 12 और 4 माइनस 3 बराबर प्लस 1 आ जाएगा, और 4 गुणे माइनस 3 बराबर 4 तियां 12। अब यहां से भी आप x कॉमन ले लें और यहां से भी x, यहां रह जाएगा x और यहां रह जाएगा 4। यहां से माइनस 3 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, x और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12 4 और बराबर 0। अब देखिए दोनों पदों में x प्लस 4 कॉमन है तो कॉमन ले लें और यहां रह जाएगा x माइनस 3। यह सवाल का क्या हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको देना है तो क्योंकि बराबर है तो x का मान निकालना होगा, यानी x प्लस 4 बराबर 0। तो आप क्या लगाओगे, x बराबर x प्लस 4 बराबर 0। तो x के रूप में आप क्या लिखने वाले हो, -4। पुनः एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, +3। यह सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करेंगे और फिर से आप एक बार देख लेंगे। चलिए, ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में आपका प्रश्न संख्या 8वां। अब चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 8 के बाद चलते हैं हम सभी लोग 8वां के बाद चलते हैं 9वां। कह रहा 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर लंबा 7 सेंटीमीटर चौड़ा, समझ रहे ना। 10वां प्रश्न आपका था, 10वां कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई कितनी भैया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके लंबाई के परितः घुमाने से, यानी इस साइड को जब मोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। बेलन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, बेलन बन जाएगा। और बेलन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये बेलन, ये जो क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या है 2 पाई आर है। 2 पाई आर बराबर कितना है 10। अब आपको आर निकालना है, आर निकालना है, बात समझ गए ना। तो आर का मान होगा 10 बटे में 2, 2 गुणे में जाएगा। पाई का मान 22 बटे 7, तो 7 बटे क्या हो जाता है 22। 2 पंचे 10, 7 पचे 35, यानी 35 बटे 22 सेंटीमीटर क्या हो गई, आर त्रिज्या आ गई। बल्कि और ऊंचाई के रूप में आप क्या रखने वाले हो, तो 7 रखोगे। अब बेलन का आयतन आपको बताना था, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटे 7 रखोगे और आर का मान रखोगे 35 बटे में 22 और 35 बटे में 22। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा और एच का मान 7। देखो 7 से 7 खलास, 22 से 22 खलास, 35 का पहाड़ा 35 से करोगे तो 35 का वर्ग निकालना होगा, तो 3 चौक 12, 25 आप लिखोगे, बटे में क्या रखोगे 22। 22 से इसे डिवाइड कर दोगे। चलो 22 पंचे 110 होता है, बचेगा 12, फिर 125, 22 पंचे 110, इसे आप सरल कर लेना। 22 पंचे 110, फिर बचा 15, 22 है ना, समझ गए ना। 150 दशमलव, हो सके तो आप भाग करके शुद्ध मान लिख लें। 1 2 2 5 को किससे भाग देना है, 22 से। चलो 22 पंचे 110, बचा 12, 5 आ गया, फिर 5 बार जाएगा तो 22 पंचे 110 आएगा 15, दशमलव लगाओगे 0, तो 22 छक्का 132, यानी 55.6 क्या है भैया आयतन है, तो घन सेंटीमीटर लगा के सवाल का उत्तर दे देंगे। 55.6 घन सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। इस प्रकार से लिखोगे बच्चा तो सारा नंबर पाओगे, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ना समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करना, पुनः फिर से देखना, ताकि अच्छे से आपको क्या आ जाए भैया, समझ हो जाए। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, इसे समझते हैं। देखिए कह रहा 11, ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं हम सभी लोग। 11 में आपको दिया है, कह रहा कोसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। तो आपको दिया गया है 11 में कोसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन 45 और माइनस में क्या दिया, सेक स्क्वायर 60। क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर 60 दिया गया। इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री फलन है उनको याद रखना आपको। तो कोसेक 60 बराबर होता है 2, साइन 30 कोसेक 30 बराबर होता है 2, साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक 30 और 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। इनटू में साइन 45 बराबर होता है 1/√2 माइनस सेक 60 बराबर क्या होगा, कास 60 का उल्टा सेक 60 होता है। कास 60 बराबर 1/2 तो सेक 60 बराबर 2 होगा, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखोगे तो 2 दूनी 4 बटे में √2 और माइनस में क्या आ गया, 2 दूनी 4। अगर हो सके तो यहीं पर इसे सरल कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए है, क्योंकि गणित लगाने के बहुत सारे तरीके। √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा। देखो ये √2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2√2 और माइनस में क्या आ गया 4। अगर चाहे तो 2 कॉमन ले लें तो रह जाएगा 2 माइनस में 2। यह सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे देना चाहते हो उत्तर ये सही है, नहीं तो ये सही है, जहां से चाहे वहां से उत्तर दे सकते हैं इसको। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगी? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 11 प्रश्न आपने देखा, 11वां क्वेश्चन देखा। अब चलते हैं हम सभी लोग क्वेश्चन संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि 2 पासों, किसे भैया, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब 2 पासों को एक साथ ऊपर हम फेंकते हैं तो इस प्रकार से 36 रिजल्ट आते हैं, 36 रिजल्ट आते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है कि जो सम आता है वो क्या आता है, या तो 1 3 होगा, या तो 1 और 3 आएगा, या तो फिर 2 और 2 आएगा, या फिर 3 और 1 आएगा। यही रिजल्ट आता है। लेकिन 4 बार देखेंगे तो 4 तिया 12 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा भैया, 12 संभावनाएं हैं। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा। उत्तर संभावनाएं कितनी है, 12 बार है। चलिए अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप देख रहे होंगे कि आपने लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी देखा अभी। अब आप देखेंगे क्या, अब आप देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 13 देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, प्रश्नोत्तर संख्या 13 पर चर्चा करते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 नहीं 12 सॉरी, प्रश्न संख्या हम चलते हैं 12 पर। क्या है, 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, इसे ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि पार्श्विक चित्र में, क्या दिया गया भैया, पार्श्विक चित्र में, पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि BO बराबर 15। BO बराबर ये क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। OB बराबर कितना दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया। तो आप बताओ ये 15 क्या दिया गया है, ये 15 H का मान दिया गया है, और ये 8 क्या दिया है, R का मान, त्रिज्या। अब क्या बताना है आपको, वक्र पृष्ठ बताना है। क्योंकि वक्र पृष्ठ बराबर होता क्या है, आपको लिखना होगा वक्र पृष्ठ बराबर पाई R L। अब देखो आपको L नहीं मिला है, L आपको निकालना होगा। क्योंकि H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर बराबर क्या होता है, L स्क्वायर होता है। तो ये बताओगे, ये बताओ H कितना है, 15 15 में 225 और R मतलब 8 8 अठाई 64। 225 प्लस 64 बराबर 289। L वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, L का मान आ जाएगा 17। L आ गई तिरछी ऊंचाई, यानी L बराबर 17 आ गया। तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। पाई R का मान है 8 और L का मान है 17। 17 8 136 पाई
घन सेंटीमीटर। एक तो उत्तर ये है, आप समझ रहे हैं। या फिर आप पाई का मान बदल कर, जैसे कभी कभी यही उत्तर दे देगा, या फिर 136 गुणे 22 बटे में, पाई का मान 22 बटे 7, 22 से इसमें गुणा करेंगे, फिर 7 से भाग देंगे, तब जाके जो मान आएगा वो सवाल का उत्तर माना जाएगा। क्या बातें समझ गए ना। आप कर सकते हैं 22 छक्का 132 के 2 हासिल आए 3, और 22 तियां 66, 3 69, 9, 22 एकन 22 और 22 6, 22 6 28, और भागे में क्या 7, 7 चौक 28 और 7 एकन 7, फिर 7 2 9 22, 7 त्रिक 21 1 22, 7 त्रिक 21 1 22, एक मतलब 7 एकन 7, 3 10, 7 चौक 28, यानी यही घन सेंटीमीटर 413.14 घन सेंटीमीटर, यह सवाल का उत्तर। क्या बातें समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ध्यान रहे, ये न रहे कि यहीं नोट करके, यहीं जैसे मैं नोट करता हूं ऐसे आप भी पेपर में नोट करके हल करके दे दें, नहीं समझना। अगला देखिए, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी लोग 13 नंबर पर। 13 नंबर आपका कहता है, 13 एक समलंब है आपके पास। क्या भैया, एक समलंब है। समलंब कैसा होता है, ध्यान दीजिए। समलंब ऐसा कुछ होता है जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं, ये और ये दो भुजाएं समानांतर। कह रहा कि इसकी दो भुजाएं जो समांतर है उसकी लंबाई कितनी कितनी दी गई है। तो उसकी लंबाई देखो क्या दी गई भैया, समांतर भुजाओं 25 और 12, 25 और 12, यानी इसका मान 25 सेंटीमीटर है और इसका मान 12 सेंटीमीटर है। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया गया है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे या ऊंचाई दे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये दिया कितना है 8 सेंटीमीटर। तो आपको मैं बता दूं कि समलंब, क्या भैया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे आप समझ लो। क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में क्या रखना है, ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, ये आपको याद रखना है। तो चलो देखो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग 25 12 क्या हो जाएगा, 25 + 12, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 25 12 37, और गुणे में क्या हो जाएगा 37, और गुणे में ऊंचाई 8 है। देखो 2 चौके 8, 4 सते 7 चौक 28 के 8 हासिल आए 2, 4 तियां 12, 2 14, 144 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना। 25 12 37 और 8 और बटे में 2, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 4 सते 28, 8 हासिल 2, 4 तियां 12, 2 148 वर्ग सेंटीमीटर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या ये बात समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या क्या देखना है, 14, ध्यान दीजिए। 14 में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि समकोण ABC में tan A बराबर 4/3 हो तो 1 + sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण दिया गया है, जिसमें समकोण में A जो है यानी tan A बराबर दिया गया है 4/3, और उसके बाद आपसे कह रहा कि 1 - sin 2A बराबर मान ज्ञात कीजिए। 1 माइनस है, क्या दिया है 1 + sin 2A का मान, 1 + sin 2A का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी 4/3। अगर लंब बटे आधार दिया है 4/3 तो कर्ण क्या होता है 5, ये आपको याद हो जाना चाहिए, पाइथागोरस त्रिक है। या फिर आप निकाल लेना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, निकाल के लेना यहाँ से। चलो इसको हम हल करते हैं, सरल करते हैं। चूंकि 1 प्लस में रहने दिया जाए, और sin 2A बराबर क्या होता है 2 sin A, इंटू में क्या होता है cos A।
साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। अब देखोगे 1 प्लस में 2 साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण 4 बटे में 5, और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण यानी 3 बटे में 5। अब आप देखोगे 1 प्लस में 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और बटे में पंचम 25। अब चाहे तो आप ऐसे कर सकते 25 एकन 25, 24 49 और बटे में क्या हो गया 25। यह सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगी? ये रहा आपका प्रश्न संख्या 14। इसे भी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। किधर चलते हैं भैया, 15 की ओर। 15 देखिए क्या कहता है। 15 को तो यही हमें समझना है क्योंकि आपको बहुत बार समझाया गया है। चलिए 15 देखिए क्या कहता है कि संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 75 अंश, कोण B बराबर 82, कोण A 75, कोण B 82, तो कोण C और कोण D, कोण C और कोण D का मान ज्ञात करो। आप हमें यह बताओगे कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या नियम बताया गया है। सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में। तो आप बताओ कोण A प्लस में कोण C बराबर कितना लिखा जा सकता है, 180। कोण A जबकि क्या है 75 है, तो 75 प्लस में कोण C बराबर 180। 75 घटा देना तो कोण C का मान आ जाएगा 80। 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचा 7 यानी हो जाएगा 105। कोण C का मान 105। इसी प्रकार इन दोनों को ले लेते हैं। कोण B प्लस में कोण D बराबर 180। फिर उसके बाद कोण B आपका है 82 प्लस में कोण D रहने दिया जाए 180 के 82 माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा क्या, कोण D। कोण D बराबर हो जाएगा 98 अंश। समझ में आ जाएगा, आ जाएगा बातें समझ में। यही आपको कॉपी में नोट करना है और यहाँ लिखना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। यही आपको नोट करना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दिया क्या गया है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंकने पर कितने प्रकार की संभावनाएं घटित हो सकती हैं। तो ऐसे में हमेशा 2 की घात 3 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्रकार से घटनाएं घट सकती हैं। कितने प्रकार से घटनाएं, 8 प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। यही आपको समझना, बात समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। आगे अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या आपका 17 है। देखिए कह रहा एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। कैसी भैया, शंकु के आकार की। शंकु आपने देखा है, शंकु आपको पता होगा। एक मदारी की टोपी कैसी है, शंक्वाकार है। अब इस टोपी में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगता, मतलब इधर से चारों तरफ से कपड़ा कितना लगता है, 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा। 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। कह रहा उसके गोल सिरे का परिमाप, उसके गोल सिरे का परिमाप ये वाला, गोल सिरे का परिमाप ये वाला कह रहा है, गोल सिरे का परिमाप ये वाला कह रहा है। और ये कितना है भैया, गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। ये बताओ गोल सिरा कैसा होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r बराबर कितना है, 56 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा क्या है, टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो और शंक्वाकार टोपी का कपड़ा दिया है। तो पर्दा बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझोगे, क्या समझोगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो हम समझते हैं शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r यल होता है। चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 840 वर्ग सेंटीमीटर। पाई r यहां से ले लेना, 2 गुणे में 2 बटे में कर देना तो आ जाएगा क्या, पाई r बराबर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 गुणे में यल, 28 गुणे में 28 बटे में आ जाएगा। अतः यल बराबर आ जाएगा 28 तिया 84, 30 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर। इस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या आने वाली भैया, आएगी 30 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर। ये हो गया प्रश्न संख्या आपका 17।
चलते हम सभी लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 में क्या कहता है, समझिए। कह रहा है यदि ए समुच्चय, समुच्चय जो ए दिया है वो बराबर दिया गया है 1 3 5 7 9 11 13, और फिर आपके पास समुच्चय बी दिया गया है, कह रहा 5 7 11 13 दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी बता दो। तो भैया ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में हो सबको लेना, 1 3 5, 1 3 5, और देखिए 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और क्या दिया गया है, 13 है। बात समझ गए ना, ये आपका ए यूनियन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में है वही। जैसे 5 आप ले लेंगे, फिर आप ले लेंगे 7 ले लेंगे, फिर आप 11 ले लेंगे, फिर आप क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे। ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, ए यूनियन बी। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी? तो देखो इसको सबको आपको पेपर को बहुत अच्छे से पुनः फिर से हल कर लेना है, और मैं 1 घंटा नहीं लगाता हूं, 1 घंटे से कम में ही आपको मैं हल करवा देता हूं। इसी प्रकार से आपको भी पेपर में हल करना है, और ध्यान रहे कि 1 घंटे के अंदर ही आपको पेपर हल कर लेना है। 1 घंटे के अंदर हल कर लेना है, ताकि पूरा 25 क्वेश्चन 25 नंबर भी आप पा जाएं। क्योंकि गणित में मैंने आपसे कई बार बताया कि गणित में नंबर नहीं काटे जाते हैं यदि आप सही से लगाएं, इसमें कोई राइटिंग का नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा सुंदर आप लिखेंगे, पता चले कि आपने कहाँ क्या लिखा है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोई नंबर काट नहीं सकता आपका, अगर आपका सवाल सही है। हाँ, माना कि कुछ प्रश्न जैसे होते हैं कि मिसप्रिंटिंग से गलत छप जाते हैं, प्रिंटिंग की वजह से, प्रिंटर की वजह से, तो उसमें क्या होता है, सबको नंबर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वो गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं। प्यारे साथियों, इस पेपर के माध्यम से आपको ये जरूर पता चल जा रहा है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे आता है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।